तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों इसमें दिया है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना विक्रय मूल्य, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। माना विक्रय मूल्य एक्स, ठीक है ना, माना विक्रय मूल्य एक्स है। तो क्या बोला है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें भाग पर बेचने पर, तो इसका 9/16वां भाग क्या होगा, 9x/16 ये होगा। मतलब उसको जो विक्रय मूल्य इतना है और उसको बेचा जा रहा है इतने पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। मतलब व्यापारी को क्या 25% की हानि हो रही है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100% था, तो हानि कितनी हो रही है, 25% की। तो कितना बच रहा है उसका, मतलब कि 75% के उसके मतलब बेचा जा रहा है। जो उसका क्रय मूल्य है उसके 75% पे बेचा जा रहा है, तभी ना उसको 25% की हानि हो रही है। तो मतलब क्या है, तो क्या बोला है कि विक्रय मूल्य के 9/16वें भाग पर बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। तो उसके 9/16वें भाग क्या 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 हो गया, विक्रय मूल्य एक्स है, उसका 9/16वां भाग ये हो गया। तो मतलब कि जितना जितना भाग के बेचा जा रहा है वो हानि कितनी होती है, 25%। तो कितना बच रहा है क्रय मूल्य का, 75%। तो ये जो क्रय मूल्य का 75% है, ये जो जिस पर बेचा जा रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है ना, यही आपको समझाना है। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, जो क्रय मूल्य का 75% है, क्योंकि 25% तो हानि हो रही है, तो उसके 75% मतलब ये बेचा जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके 75% पे बेचा जा रहा है, और यहाँ कितने बेचा जा रहा है, 9x/16। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो 75% का मान क्या है, 9x/16। तो 100% तो क्रय मूल्य का मान क्या हो जाएगा, 9x/16। और ये बटे में 75 आ जाएगा, ऊपर गुणे 100 रहेगा। ठीक है ना, ऊपर में गुणे 100 रहेगा। तो इसको काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग काटेंगे, 4 तक 16 और यहाँ से 3, यही हो गया। तो क्रय मूल्य का मान क्या आ गया, 3x/4। ये हमारा क्रय मूल्य का मान आ गया। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्रय मूल्य का मान आ गया। अब आगे देखते हैं, यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो उसका वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, हमने एक्स माना है, उसका वास्तविक विक्रय मूल्य एक्स है। तो इसका जब हम 15% कम पर बेचेंगे तो कितना बेचेगा, तो 15% 100 में से कम करेंगे तो कितना परसेंट होगा, 85%। मतलब 85% बेचेंगे। तो जब हम एक्स के 85% पर बेचेंगे, 85 ये 85, ठीक है बच्चों, 85/100 पे बेचेंगे। तो अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, क्या गया, 70×5 = 85 और यहाँ 20, क्या गया, 17x/20 पर। मान अगर इसको इस मूल्य पर बेचते हैं तो लाभ क्या होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग इस पर बेच रहे हैं, तो ये विक्रय मूल्य है, इसमें से क्रय मूल्य घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा 17x/20 और माइनस 3x/4। हम इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, 21 17x या 5 माइनस 15x, क्या आ गया, लाभ कितना आ गया, 2x/20। ये हमारा लाभ आ गया। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग लाभ, ये लाइट थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है ना, आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो जब हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा ये आया है, लाभ क्रय मूल्य ये है, तो लाभ 2x/20 और नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा 3x/4 गुणे 100। और इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, तो 2x गुणे 4 और 20 गुणे 3x गुणे 100। एक्स से एक्स कट जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और यहाँ से ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया, ये 5 × 15 2, पहले 5 से इसको भी काट देते हैं, क्या आ गया, ये 20 आ गया। ठीक है ना, क्या गया, कितना बच्चों कितना बचा टोटल, 20/3 ना, नहीं यहाँ कुछ गलती हुई। ठीक है ना, हाँ इसको ये 2 है ना, ये 2 तो है, ये 2 तो है ही, ये 2 तो ये तो 2 बचा ही ना, तो 20 दूनी 40/3। और 40/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3, क्योंकि 13 × 39 1 40, 40/3 ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों,
तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बच्चों केवल यही आपको यहाँ समझना है, ठीक है ना, कि उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें भाग में बेचने पर व्यापारी को 25% की हानि होती है। मतलब क्या, 25% की हानि के बाद उसके क्रय मूल्य के 25% की हानि के बाद जो मतलब जो बच रहा है, वो जो ये जो 9/16 पर बेचा जा रहा है वो उसके बराबर है। तो तभी ना ये बोल रहा है कि उसकी हानि होती है। कि कैसे कैसे मान लीजिए, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरी कोई वस्तु है, मान लीजिए मेरी वस्तु है 100 रुपये की, ठीक है ना, और मैंने बोला कि ये मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य है, और मैंने बोला कि इसको बेचा जा रहा है इतने पर कि क्रय मूल्य में 20% की हानि हो रही है। मैंने ये बोला आपको कि इसको इतने रुपए में बेचा जा रहा है कि 20% की क्रय मूल्य में 20% की हानि हो रही है। तो जब क्रय मूल्य 20 है, ये 100 है, तो इसकी 20% हम लोग हानि करेंगे तो बचेगा 80। तो मतलब कि ये 80 महीने पे बेचा जा रहा है, तभी ना 20% की हानि होगी। तो कितनी की हानि हो रही है? 20 की हानि हो रही है। 20 और क्रय मूल्य 100 गुणे 100 कट रखिए 20 की हानि हो रही है, इसी तरीके से, ठीक है ना बच्चों। ये इसके बराबर होगा। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसको मैं फिर से और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल समझने का प्रयास करना है, और नहीं आएगा तो बताना है, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि सर को फिर से बताना पड़ेगा, बस सर फिर से बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको पता हो। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा पता नहीं था, पर जब मैं जान गया तो बहुत आसान लगने लगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि ये एक दिया, ये अनुपात दिया है। अब बोला है कि ABC अनुपात का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि कैसे कैसे मानते हैं कि अनुपात दिया होता है ABC बराबर नहीं दिया होता है कि 2, 3, 4। तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर, मान लीजिए ऐसे दिया है 1 बी बराबर दिया है 3:4। तो नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर 3x, बी बराबर 4x। नहीं, ऐसे मानते हैं। उस तरीके से यहाँ पर माना गया है कि हमने क्या माना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34x, तो बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 61x है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45x है, यहाँ मान लिया, ठीक है। तो अब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हम लोग इसको जोड़ लेंगे और इसको तीनों को जोड़ने में क्या आएगा, 2a, क्योंकि 2a है और 2b है 2c है, तो 2a प्लस 2b या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c ये हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर आएगा 140x। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो इधर आ जाएगा, 2 कॉमन लेके इधर रख के तो इसको काट देंगे, तो ये बचेगा 70। इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 4 में इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो समीकरण 4 में समीकरण एक का मान रखने पर हम लोग इसका मान रखेंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान रखेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, 34x। तो उधर बोलो उसका मान रखेंगे, इसका मान यहाँ पर, तो 34x प्लस सी स्क्वायर। तो ये 34 जाकर इधर घटाएंगे तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36x। तो सी का मान क्या आ जाएगा 6, कड़ी में x ये आ जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 4 में 2 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 61 रखेंगे, तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से समीकरण 3 का मान रखेंगे 4 में, तो यहाँ पर बी का मान आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमको ए बी सी का पता करना है अनुपात, तो ए बी सी अनुपात हमको मान ज्ञात ही है कि ए का मान इतना आया है, बी का मान इतना आया है और सी का मान इतना आया है, तो सबका मान रख देंगे। और ये कड़ी में से तीनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:5:6, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कहते बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। समझने में कोई दिक्कत होगा आप फिर से बताइएगा, ठीक है ना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या दिया है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंक का औसत 64 है, ठीक है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा, ये पूछा, ठीक है ना। तो इसमें छात्रों की कुल संख्या दिया नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग मान के लगाएंगे x, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना छात्रों की कुल संख्या हो गई x, ठीक है ना। तो कुल छात्रों की संख्या x दिया है कि छात्रों के जो कुल छात्र हैं उनका औसत दिया 64। तो छात्रों का कुल औसत क्या हो जाएगा, 64 गुणे x हो जाएगा, क्या 64x। ये टोटल उनका इस छात्रों के जो अंक हैं ये टोटल क्या हो गए, 64x हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या बोला है, यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है, ठीक है। तो ये टोटल छात्र कितने हैं, x। तो इसका 20% हम लोग निकालेंगे, तो इसका 20% क्या होगा, x है। अब 20% का मान क्या होता है, 20/100 का मान क्या होता है, 1/5, ठीक है। तो 20% छात्र क्या हो गए, x 1/5 हो गए। तो इनका औसत क्या दिया है, इनका औसत दिया है, ये दिया है 91। तो 20% छात्रों के टोटल अंक क्या हो जाएंगे,
गुणे 91, ये हो गए 91 बट्टे 91 एक्स बट्टे 5। ये 20 छात्रों का ये मान हो गया, ठीक है। उनके ये उनके टोटल नंबर हो गए, ठीक है ना। और ये कुल छात्रों के हैं। अब बाकी फिर क्या बोला है, 25 छात्रों के अंकों का औसत इतना है। तो 25 का मान क्या होता है, 1/4, ठीक है ना। तो एक्स का 1/4 और क्या क्या बोला है, उनका औसत कितना रहा है, 31। तो इनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 31x/4, ठीक है ना। अब यहाँ पर 20 छात्र दे दिया, 25 दे दिया, बचे कितने बच रहे हैं, 55% छात्र बच रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोला, 6 छात्रों का औसत अंक पूछा है। तो हम लोग पहले जो 45, 20 और 25, 45 इनका टोटल हम लोग जोड़ लेंगे। तो टोटल कितना आता है, तो 91x/5 और प्लस 31x/4। ये टोटल 45 जो छात्र हैं, ये उनका हम लोग औसत पूरा अंक जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका इधर गुणा करेंगे तो 364x आएगा। इसका इधर करेंगे हम लोग, ये प्लस आएगा, 5 या 15 155x आएगा बट्टे 20। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 4 9, 6 5 11 की 1 और 3 1 4 1 5, 519 आएगा ना, हाँ 519/20 ये आएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ ऊपर x है, ये आ गया 45 छात्रों का योग। अब हम 55 छात्रों का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि टोटल छात्रों में से जो ये टोटल 100% है, तो 100% में से जब 45 छात्रों का हम लोग अंक घटाएंगे तो 55 छात्रों का मान आ जाएगा। तो 64 यहाँ करते हैं, 64% ये टोटल छात्रों का अंक है। इसमें से हम लोग घटाते हैं कितना, ये यहाँ माइनस करते हैं, माइनस घटाते हैं हम लोग 45 छात्रों का अंक घटाते हैं, ठीक है। नीचे क्या है 20, ठीक है। इसका हम लोग गुणा करते क्या आएगा, 1280 माइनस 519x, यहाँ x भी है, ठीक है ना, माइनस है बट्टे 20 आएगा। तो 1280 में से 519 हम लोग घटाते हैं, 500 यहाँ 519 हम लोग घटाते हैं, क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो कितना आया, 761x/20 ये आया, ठीक है ना। ये क्या आया कि टोटल 55%, ये जो टोटल 55% छात्र हैं, ये उनका टोटल नंबर आया, ठीक है बच्चों। तो अब क्या बोला है कि शेष छात्रों के अंकों का औसत, ठीक है ना। तो अब शेष छात्र की कितने हैं, 55% हैं, तो कुल छात्रों का हम लोग 55% निकाल लेंगे कि कितने ये हो गए कि कितने हुए शेष छात्र बच्चे, कितने इतने हैं ना, क्योंकि x का 45% को दे दिया है, तो x का 55% हम लोग करेंगे। तो यहाँ काटेंगे 11 से 5, 11 से काटेंगे ये 5 का, सॉरी यहाँ से हम लोग इसको 5 से काटेंगे तो 11 और 5 काटेंगे तो 20, क्या 11x/20। ये टोटल जो 55% छात्र हैं, ये उनकी संख्या है, ठीक है ना। तो ये 55% छात्रों की संख्या से को हम लोग 55 छात्रों के अंकों में जब हम लोग भाग करेंगे तो उनका औसत तो आ जाएगा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है कि जो कुल संख्या बटे कुल उनका नंबर, ठीक है। तो कुल उनका अंक क्या है, इतना है, जो 55 छात्र हैं उनका, और उनका संख्या इतना है, तो उससे हम भाग कर देंगे 61x/20 और यहाँ 11x/20, ठीक है। तो हम लोग ऐसे काटेंगे, ये ऐसे कट जाएगा 20, x ये कट जाएगा, कि कितना बच रहा है, ये बच्चे 11 बच रहा है, ठीक है ना। अभी इसको हम लोग भाग करके देखते हैं कितना, इसको जो लोग भाग करेंगे कि कितना 11 छक्का 66 आएगा। तो यहाँ पर फिर कितना 10 बचेगा, तो 10 और ये 101, 11 9 99, 10 हम लोग आएंगे कितना 2, तो 11 ये 1 समझ में आएगा। जब इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना, क्या 69.2 लगभग, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये सब प्रश्न थोड़ा सा मतलब कि कैलकुलेटिव वाले हैं, मतलब तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी बताइएगा, इसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए यही हम लोग वाला क्वेश्चन 5 नंबर, ठीक है ना। इसमें दिया है कि बी की तुलना में ए 5 गुना कुशल है, ठीक है। तो बी की तुलना में ए 5 गुना कुशल, मतलब ए ज़्यादा काम करता है। तो मान लीजिए 5 गुना कुशल है, तो मान लीजिए ए एक दिन में काम करता है 5, ठीक है, और बी काम करेगा 1, तभी ना 5 गुना कुशल है। बी से 5 गुना कुशल है ए,
बी की तुलना में ए 5 गुना कुशल है। तो मान लीजिए ए है, एक दिन में 5 काम करता है, तो बी एक दिन में 1 काम करेगा, तभी ना 5 गुना कुशल है। ठीक है, और क्या बोला है, और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है। यदि वो दोनों एक कार्य साथ में करें तो वो कार्य कितने पूरा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो काम पूरा करने बी से 52 दिन कम समय ले रहा है, तो मान लीजिए बी वो काम करने में एक्स दिन लेता है। ठीक है ना, मान लीजिए बी वो काम करने में एक्स दिन लेता है, तो बी द्वारा किया गया काम, टोटल काम क्या हो जाएगा, टोटल काम बी द्वारा किया क्या हो गया कि कुल दिनों की संख्या गुणे एक दिन में किया गया काम, तो बी द्वारा किया गया काम कुल टोटल क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बोला है कि ये जो है ये जो यही सेम काम जो ये तो कुल काम आया है ना, ये कुल काम आ गया ना, कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, कुल काम बराबर क्या हो जाएगा कि बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या और उसकी एक दिन की क्षमता। ठीक है, तो कुल काम भी आ गया एक्स। ठीक है ना, अब क्या बोला है कि जो ए है वो वही काम बी से मान लीजिए 52 दिन में कम समय लेता है, तो बी मान लीजिए वही यही काम एक्स ने पूरा करा था, तो वही काम ए एक्स माइनस 52 दिन में पूरा करेगा, वही काम एक्स इतने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग वही सेम काम बात हो रहा है, तभी यहाँ पर 52 दिन कम समय ले रहा है, तभी तुलना हो रही है, क्योंकि काम सेम काम में तुलना हो सकती है, अलग अलग काम में तो तुलना होगी नहीं, तो सेम काम में होगी। तो मान लीजिए कुल काम यहाँ आ गया एक्स, मतलब इसके द्वारा किया गया काम एक्स हो गया, ये बी द्वारा, अब इसके द्वारा किया गया काम क्या होगा, दिनों की संख्या अब माइनस एक दिन में किया गया काम, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आया आप लोग की नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग लगा लोगे। ठीक है, देखिए वही सेम काम जो है वही सेम काम बी मान लिया बी भी कर रहा है, वही सेम काम ए भी कर रहा है, तो वही सेम काम बी जितने दिन में कर रहा है ए उसी काम को 52 दिन कम में मतलब कि कर दे रहा है, उसको पूरा कर दे रहा है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने माना वही काम बी करने में एक्स दिन ले लेता है, तो ए कितना दिन लेगा, एक्स माइनस 52 दिन, क्योंकि ये 52 दिन कम समय ले रहा है। तो बी द्वारा किया गया कुल काम क्या हो जाएगा कि कुल दिनों की संख्या गुणे एक दिन में किया गया काम, तो बी द्वारा किया गया काम ये हो गया। ठीक है ना, अभी एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, ठीक है ना, मैं देखता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ था बच्चों, वो थोड़ा सा मैसेज आ गया था बीच में। ठीक है ना बच्चों, तो फिर हम लोग कहाँ थे, हाँ देखिए, तो बी द्वारा कुल किया गया काम क्या हो गया कि उसके कुल दिनों की संख्या और गुणे उसका एक दिन में काम, तो उसका कुल काम हो गया एक्स, और वही सेम काम उतना ही काम कर रहा है ए। ठीक है ना, तो वो कितना दिन ले रहा है, वो एक्स माइनस 52 दिन ले रहा है, तो इसके द्वारा किए गए कि काम की संख्या, तो इसके द्वारा कुल दिया गया दिन और कुल काम, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर 5x और यहाँ पर 5 25 25 तो 10 260 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर घटाएंगे 4x, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, क्या बचेगा 260, तो x बराबर क्या आएगा 4 6 24 4 5 20, एक्स बराबर आ गया 65। तो टोटल काम क्या आ गया, टोटल काम आ गया 65। ठीक है ना, अब यहाँ क्या बोला, यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे एक दिन में, किया गया काम 6 है दोनों के, तो ये 65 काम करने में कितने दिन लेंगे, तो क्या हो जाएगा 65/6 हो जाएगा। तो जब इसको हम भाग करके देखेंगे, क्योंकि वो आंसर उसको सही बटे में दिया है, तो 6 करेंगे तो 51 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या गया 5, यहाँ पर एक 0 हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फिर अब आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 सही 5/6, ये हमारा इतने दिन लेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, समझने में कोई दिक्कत होगी बताना है आपको। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या दिया है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है ना बच्चों, ये दिया है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, धारा के विपरीत में गति निकाल लेते हैं उसकी, घंटे में 1 घंटे कितना जाएगा, तो धारा की विपरीत दिशा में वो जाता है 2 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाएगा 3 किलोमीटर, उसकी गति क्या हो गई 3 किलोमीटर पर प्रति घंटा धारा के विपरीत। ठीक है, अब धारा की दिशा में वो जाता है 7.5 मिनट में
1 2 5 किलोमीटर, तो तो उसका दुगना होगा, 15 मिनट में जाएगा 3 किलोमीटर, और फिर 15 चौक को 60, 60 मिनट में 3 चौक 12 जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक है ना। तो मतलब 60 मिनट मतलब क्या है, 60 मिनट मतलब क्या है, 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। तो धारा की दिशा में उसकी गति क्या हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना बच्चों। तो स्थिर जल में नाव की चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कि धारा के साथ नाव की गति और प्लस धारा के विपरीत नाव की गति, ये होता है। तो धारा के विपरीत नाव की गति दिया है, धारा के साथ भी उसकी दिशा में भी उसकी उसकी गति दिया है, तो दोनों का मान रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 12, धारा के साथ नाव की गति क्या है 12, और धारा के विपरीत क्या है 3, जो काटेंगे तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब बोला क्या है कि स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में से कितना समय लगेगा, तो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल से, दूरी क्या है 30, उसकी चाल क्या 7.5, काटेंगे तो टोटल 4 घंटे बच्चे को लग जाएगा, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है ना। तो मैं ये अगर ये बच्चों को ये फार्मूला ये पता होता तो बच्चे फार्मूला भूल गए होंगे, कोई नहीं, इसको आप लोग एक बार देख लेना तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है कि नीता ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें, ठीक है ना। मतलब वो 57 किलोमीटर जाती है 11 घंटे में, ठीक है। एक बार साइकिल से चलती है जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक बार पैदल चलती, एक बार चलती है क्या पैदल, जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस पर चलती है साइकिल से जिसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो हमको साइकिल से तरीके की दूरी कैद करना है। हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि वो क्या बोलते हैं, पैदल द्वारा चली गई दूरी क्या है x, ठीक है ना। पैदल द्वारा चली गई दूरी क्या है x, तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या होगी 57 माइनस x, क्योंकि दो ही दूरी चल रहा है, वो ये 57 किलोमीटर क्या चल रहा है, एक बार पैदल चल रहा है, एक बार साइकिल चल रहा है। तो मान लीजिए इसमें से वो x दूरी चल रहा है पैदल, तो शेष दूरी वो साइकिल से चल रहा है, तो मतलब क्या 57 माइनस x वो साइकिल से चल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो अब फिर क्या होगा कि ये क्या, ये पैदल द्वारा चली गई दूरी है, ये साइकिल चली गई दूरी है। तो फिर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि पैदल यात्रा करने में लिया गया समय, समय क्या होगा दूरी क्या है इसकी x है, और चाल क्या है 3 किलोमीटर। इसी प्रकार से साइकिल से चलने में लिया गया समय, दूरी क्या है 57 माइनस x है, और चाल क्या है 11 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दोनों का समय है, ये समय पैदल चलने में, ये समय है साइकिल चलने में, और ये दोनों समय मिला करके उसको 11 घंटे लग रहे हैं, ये दोनों समय मिला करके उसको 11 घंटे लग रहे हैं। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 11 घंटे होगा बच्चों। हाँ तो कहली नहीं, वही बात बता रहा कहाँ बा ना। तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 57x ये माइनस x 11, इनका योग क्या हो जाएगा 11 घंटे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि ये पैदल द्वारा चलने में लिया गया समय है, ये साइकिल द्वारा लिया गया चलने में समय है, ठीक है ना। तो इन दोनों समय को मिला करके वो 11 घंटे में जितना दूरी चल रहा है ना, तो इनका मान हो जाएगा, इन दोनों का मान हो जाएगा 11 जोड़ेंगे। तो अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका हम लोग इधर गुणा करेंगे, तो 11x प्लस इसका इधर करेंगे तो क्या होगा 5 या 15 7 21 171 और माइनस 3x, ठीक है ना। अब बट्टे 11 33 बराबर 11, इसका इधर हम लोग गुणा करेंगे, तो 33 का 11 में गुणा करके देखते हैं हम लोग, 33 3 6 3 363 आएगा, ठीक है ना। तो 11x में इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा 8x, और इधर 363 और 171 इधर जाएगा तो माइनस 171। तो इसमें से घटाते हैं हम लोग 171 को, तो घटा के देखते हैं कितना आता है 2, यहाँ बचेगा क्या बचेगा 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, तो 8x बराबर 192, ठीक है ना। तो x का मान क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 8 चौक 32, ये क्या आ गया, ये आ गया। हमने क्या माना था कि पैदल द्वारा चली गई दूरी x, तो पैदल द्वारा चली गई दूरी क्या आ गया माना गया। अब हमको निकालना है
साइकिल द्वारा चली गई दूरी, तो साइकिल द्वारा दूरी यदि कितनी इतना है तो 57 माइनस 24 कर लेंगे हम लोग। एक्स का मान कि क्या आएगा 3 हमारा आ गया आंसर 33। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई 33। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो आपको हमको बताना है, ठीक है बच्चों, उसको आपको और अच्छे से बताया जाएगा। ये क्वेश्चन देखना बच्चों, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनका आपको सूत्र अभी मतलब फार्मूला बता दूंगा, तो आप उनको लगा सकते हो, ठीक है ना। इसका एक होता है सूत्र, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है कि 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को काटते हुए गुजरती हैं और पार्क के शेष भाग का उपयोग लान के रूप में किया जा रहा है। यदि लान का क्षेत्रफल 1125 है तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है ना। ये क्या बोला है कि ऐसे मान लीजिए कोई आयताकार है, ठीक है ना, आयताकार भाग है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है 50, इसकी क्या है 30, ठीक है ना। यहाँ बीच से दो सड़कें जा रही है, एक सड़क ऐसी है, ठीक है, और एक सड़क ऐसे आई है, ठीक है बच्चों, ये ऐसे ही बोला है, ठीक है ना। ये दो सड़कें आई हैं और क्या बोला है कि ये कि यह जो लॉन है ये लॉन है, ये लॉन है, ये लॉन है, ये लॉन है, जो 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 जितना भी सड़क के अलावा बच रहा है वो लॉन है, ठीक है ना। तो लॉन का क्षेत्रफल दिया है 1125, ठीक है ना। तो बच्चों जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको ये दिए मतलब ये फिगर ध्यान रखना है। यदि सड़क ऐसे यदि बीच से जाती हैं दो सड़कें, बीच से काटती हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो ये जो सड़क है, ये सड़क मान लीजिए ये एक्स है, इसकी चौड़ाई जो है एक्स है, दोनों की चौड़ाई एक्स है समान, ठीक है ना। ये मतलब ये दोनों की चौड़ाई जो है वो एक्स है, ठीक है ना, ऐसे मान लेना है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें मान जो सड़क है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सड़क का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है एक्स एल प्लस बी और माइनस एक्स। ये सड़क का सूत्र था, जो ये जो सड़क है, दोनों सड़क है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र है ये। पर दिया क्या है, वो दिया है कि 1125 जो लॉन है, ये चारों लॉन बच रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसमें रखेंगे और फिर एल प्लस बी का मान रखेंगे। तो हम यहाँ से हम हमको क्या निकालना है, हमको केवल एक्स का मान निकालना है। तो पूछा सड़क की चौड़ाई, जो सड़क की चौड़ाई एक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग टोटल आयत जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1500 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो ये लॉन है जब इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये जो सड़क है इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो लॉन का क्षेत्रफल क्या दिया है 1125 दिया है, तो घटाएंगे तो आएगा 375 आएगा सड़क का क्षेत्रफल, जो सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम लोग इस सूत्र में उसका मान रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सड़क का क्षेत्रफल आ गया है। सड़क का क्षेत्रफल है 300, हम लोग ऐसे रखते हैं एक्स, और एल का मान क्या है, एल का मान 50 और बी का मान क्या चौड़ाई में क्या है, चौड़ाई है इसकी प्लस 30 और माइनस एक्स बराबर 375। ये इसका गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 80 एक्स सॉरी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 375। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 80 एक्स प्लस 375 बराबर 0। ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है ना। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी कभी लाइट ही ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, कभी फ्लैश ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, मैं फ्लैश को थोड़ा कम करता हूँ, हाँ अब सही है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर, अब फिर कोष्टक में हम लोग इसको जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या तोड़ेंगे 75 और प्लस 5, क्योंकि 75 बच्चे 375 होता है, ठीक है ना। और यहाँ एक्स है, ठीक है ना, और यहाँ प्लस 375, ठीक है, और यहाँ 0। इसको करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स गुणा करेंगे तो 75 एक्स और माइनस 5 एक्स प्लस 375 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस, यार ये इसके लाइट में परेशान हूँ, चलो मैं ऐसे इसको करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर बचेगा 75, यहाँ माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स माइनस 75 बचेगा बराबर 0। तो एक कोष्टक में एक्स माइनस 5, एक कोष्टक में एक्स माइनस 75 बराबर 0। तो एक बार क्या आएगा एक्स और 5 आएगा,
एक बार एक्स बराबर 75 आएगा। तो ये क्या एक्स क्या सड़क की चौड़ाई है। तो आप लोग खुद यहाँ देखिए, जब यहाँ पर इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 30 है, तो सड़क की चौड़ाई 75 तो होगी नहीं, सड़क की चौड़ाई 5 ही होगी। तो ये चीज़ अमान्य है, ये अमान्य है, ठीक है ना। क्योंकि जब पूरा आयत ही 50 है, इसका लंबाई है, तो सड़क की चौड़ाई 75 के कैसे होगी, क्योंकि ये तो इसके बीच में सड़क है ना। तो इसीलिए ये 5 वाला मान होगा। तो हमारा आंसर आएगा 5, मतलब सड़क की चौड़ाई क्या होगी 5, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये बच्चों ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इस टाइप के जितने भी फिगर बनते हैं उनको मैं अभी आपको मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार को समझने में कोई भी दिक्कत होगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये सूत्र भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये सड़क की चौड़ाई का क्षेत्र जो बीच में सड़क है, ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। हम लोग उसी से पूरा निकाले हैं, ठीक है। मैंने फ्लैश को बंद कर दिया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब लाइट दे रहा था ना, थोड़ा सही से दिख नहीं रहा था, ठीक है। और बच्चों वो जो फिगर था उस टाइप का मैं आपको बताने वाला, ठीक है ना। एक तो जो मैंने फिगर बनाया था ये वाला, ठीक है, कि बीच से अगर रास्ता जाता है, ठीक है ना, बीच रास्ता, इसकी चौड़ाई एक्स है, इसकी एक्स है, और ये क्या है, ये एल है, लंबाई है, और ये चौड़ाई है बी, ठीक है ना। तो इसके रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, जो रास्ता है इसका, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा रास्ते का, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा एक्स और एल प्लस बी माइनस एक्स ये होगा, ठीक है ना। और अगर मान ली देता है कि कोई आयतकार मैदान है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई एल है, ठीक है ना, और चौड़ाई क्या है बी, और रास्ता इसके बाहर से जाता है, ऐसे चारों रास्ता है, ठीक है ना, इसके चारों ओर रास्ता है मैदान के, जिसकी चौड़ाई है एक्स, ठीक है ना, उसके चारों, ये मैदान अंदर है, इसके बाहर रास्ता है, ठीक है ना। तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल है सारा, ठीक है ना, आप समझ लेना। तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 2x, ठीक है, कोष्टक में l प्लस बी और प्लस 2x, ठीक है ना बच्चों, ये होगा। अगर ये जो आयताकार मैदान इसके बाहर चारों ओर रास्ता है, जिसकी चौड़ाई x है, तब रास्ते का क्षेत्रफल होगा ये, ठीक है ना, 2x प्लस बी प्लस 2x, ठीक है ना। और मान लीजिए बोलता है ये आयताकार मैदान है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई है l, चौड़ाई b, और इसके अंदर ये मैदान ऊपर से है, और इसके मान लीजिए आयताकार कोई पार्क है, इसके अंदर चारों तरफ रास्ता है। ये रास्ता है, ये मैदान के बाहर था आयताकार मैदान के, और ये आयताकार मैदान के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए इसका एल यहाँ से यहाँ तक है, इसका एल यहाँ से यहीं तक है, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई एक्स है, इसकी चौड़ाई एक्स है, तो तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तब होगा 2x एल प्लस बी और माइनस 2x। तब केवल क्या अंतर है, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है। यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि उसके बाहर और एरिया जुड़ रहा है इसलिए, और ये माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आयताकार के अंदर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये आप लोग सूत्र तीनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना बच्चों। कोई भी समझने में कुछ भी दिक्कत हो बताइएगा, आपको फिर से और अच्छे से बताया जाएगा। हम ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% लाभ पर 312 रुपये में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ मान के चलेंगे, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि थोक विक्रेता है, जो मान लीजिए जो थोक विक्रेता है वो उस पुस्तक, जो थोक विक्रेता है उसके लिए पुस्तक का हम पूरा लाइन्स लिखते हैं, थोक विक्रेता, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फिर अगला किसको बेचता है, थोक विक्रेता बेचता है किसको, नहीं ये प्रकाशक, सॉरी, ये जो प्रकाशक है ये किसको बेचता है, थोक वाले को, ठीक है ना। अब थोक वाला किसको बेचता है, खुदरा वाले को, ठीक है ना। अब ये खुदरा वाला ग्राहक को बेचता है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना, समझते हैं। अब मान लीजिए थोक वाला उसको खरीदा था 100 में, उसके लिए क्रय मूल्य 100 था। अब ये जो प्रकाशक वाला है उसको खरीदा था 100 में, तो उसके लिए क्रय मूल्य 100 था। अब वो उसको थोक में बेच रहा है कितना, 30% लाभ पर, मतलब क्या वो उसको 130 में बेच रहा है, ठीक है। कितने बेच रहा है,
130 रुपये में, क्योंकि वो 30% लाभ पर भी बेच रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बोला है, वही थोक विक्रेता अब वही खुदरा वाले को कितना 25% लाभ पर बेच रहा है। मतलब क्या 130 का 25% लाभ, मतलब क्या 25% लाभ, मतलब कि 125%, ठीक है ना। तो 125% हम लोग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/5, आसान आसान कैलकुलेशन के लिए। तो इसका 6/5 में मतलब कि 25% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है, फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। मान लीजिए इससे भी 20% ज़्यादा, मतलब कि इसका 120%, ठीक है ना। तो 120% का मान क्या 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 होता है, क्या होता है, सॉरी यार, ये जो 125% मान है, इसका मान होता है 25/5/4। सॉरी, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। इसका 5/4, ठीक है ना। और ये 120% का मान होता है 6/5। तो इसका हम लोग करेंगे 130 गुणे 5/4 गुणे 6/5, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब क्या क्या बोला है, 20% लाभ पर 312 रुपये में बेचता है, मतलब वो जो ग्राहक को 20% लाभ पर बेचता है वो 312 रुपये के बराबर है, मतलब क्या इसके बराबर है, ठीक है ना, इसके बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 130 गुणे 5/4 गुणे 6/5, ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, एक से यहाँ से भी कटेगा 2, यहाँ बचेगा 3, 3×3 = 39, मतलब 390/2 बराबर क्या हो गया, 312, क्योंकि इसके बराबर है वो। अब हमको आगे क्या बोला है कि थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य, थोक विक्रेता कितने में खरीदा था, 130 में खरीदा था, क्योंकि प्रकाशक उसको 130 में उसको 130 में बेचा था, इसलिए 130 में खरीदा था, इसके लिए क्रय मूल्य ये है। तो हमको 130 का मान निकालना है, ठीक है ना। 130 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, पहले हम लोग इसको भी यहाँ पर भाग कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 195, ठीक है। तो 195 इतना है, हमको 130 का मान निकालना है। तो 312/195 गुणे 130, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कितना कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो किसे करते हैं, पहले हम करते हैं 5 से, ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 × 3 = 15, कितना 4, 5 × 9 = 45, और काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 × 36, 13 से काटते हैं, 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26, 3 से इसको काटते हैं, 3 कम 3, 3 × 12, 14 दूनी कितना है, 3 से काटेंगे ना, ये बीच में ये 4 आएगा ना, सॉरी, बीच में 6 4 आएगा ना, 104 दूनी 208, मतलब 208 रुपये थोक विक्रेता का क्रय मूल्य है, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने इसलिए आपको ऐसे लिख के समझाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना, आप आसानी से समझ सको, ठीक है ना। जब इस तरह के प्रश्न तो अब ऐसे ही लिख लिया करो, थोड़ा तो उतना कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, वो प्रश्न फिर से आपको बताया जाएगा, और हमेशा स्माइल करते हुए पढ़ते रहना है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।